हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर के आए हैं अध्याय 3 वायु पार्ट के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके लिए जो आपके आने वाले परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। तो आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि पार्ट के बाहर के भी प्रश्न हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसको बहुत रिसर्च करके बनाया गया है, बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ और इन प्रश्नों को आप लिख कर रखें जो आपको लग रहा है कि नए प्रश्न हैं। तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो ये कॉमन प्रश्न है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है और कितने प्रतिशत है? तो ये कितने प्रतिशत है? 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और इसका उपयोग जो है भोज्य पदार्थों को भंडारित करने में करते हैं। आप लोग चिप्स खाते हैं ना, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, तो उसकी मतलब थोड़ा सा चिप्स रहता है, ज़्यादा हवा रहता है, तो कौन सा गैस उसमें भरा रहता है? वो है नाइट्रोजन, क्योंकि क्या करता है, ये भोजन को ताज़ा बनाए रखने में मदद करती है। अब जो वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं तो पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? तो वो है 76 सेंटीमीटर, है ना। 76 सेंटीमीटर जो है वो, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप याद कर लीजिए। ऑक्सीजन गैस जल से क्या होती है? हल्की होती है। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का क्या कारण है? कौन से कारण से पृथ्वी का वायुमंडल जो है गर्म होता है? तो वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। और ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत जो है समतापमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ये क्या करता है? सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, उसको यूवी किरण भी कहते हैं। ओजोन गैस किस तत्व से बना है? देखो दिख रहा है ना, O3, मतलब किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला यौगिक कौन सा है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है? तो इसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सॉरी। यदि ओजोन परत नहीं होती तो क्या होता बताइए? अगर ओजोन परत नहीं होगी तो अधिक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचेगी और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं, इससे पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, कैंसर जैसी घातक बीमारी हो जाएगी। ओजोन क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ, किस क्षेत्र में देखा गया है? तो अंटार्कटिका में देखा गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? तो ये जो है वायुमंडल में गैसों की वृद्धि के कारण है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, उनमें बढ़ोतरी हो जाती है जिससे वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसें हैं? देखो इसमें ऑप्शन दिया है, उसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? तो क्या होता है? पृथ्वी गर्म हो जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रदूषण को कम करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पौधारोपण करना और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना। ग्रीन हाउस प्रभाव किस चीज का एक उदाहरण है? तो ये भी एक जलवायु परिवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो पहले तो आप ना इन सब प्रश्नों को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको ग्रीन हाउस गैसों के नाम को याद करना होगा। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिया है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आप इनका नाम अच्छे से याद रख लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव किस प्रकार से उपयोगी होता है? ये पृथ्वी के ताप को जीवन के अनुकूल बनाए रखने में मदद करती है। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो क्या है इसका आंसर? बैरोमीटर से मापा जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम कहाँ पर होता है? बताइए आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र तल पर ज़्यादा वायुमंडलीय दाब होता है।
ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का क्या होता है? जब ऊंचाई पर जाते हैं ना तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब किसके कारण उत्पन्न होता है? तो वायु के भार से। सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो इसका आंसर है 760 mmHg। वायुमंडलीय दाब का एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है पास्कल। वायुमंडलीय दाब में कमी आने पर मौसम कैसा होता है? कमी आ गया तो वर्षा की संभावना होती है। पहाड़ों पर चढ़ने पर सांस लेने पर कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि जब ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, मतलब ऑक्सीजन कम होती है, जिसके कारण से सांस लेने में कठिनाई होती है। नाइट्रोजन गैस का मुख्य उपयोग क्या होता है? पौधों की वृद्धि में काम आता है। नाइट्रोजन चक्र में कौन कौन से जीव नाइट्रोजन को मिलाने का कार्य करता है? तो ये बैक्टीरिया जो होता है ना, खास करके आप लोग जानते होंगे राइबोजियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, राइबोसोम नाम का, जो बहुत उपयोगी होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में ग्रहण कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में भी इसका आंसर है। नाइट्रोजन गैस का मुख्य गुण क्या है? सबसे मुख्य गुण ये है कि निष्क्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में किसका योगदान है? तो ये जीवाणु और बिजली, जब बिजली कड़कता है ना तो भी नाइट्रोजन फिक्स होता है। नाइट्रोजन पौधों को किस रूप में पोषण देती है? प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है ना। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है श्वसन में। वायुमंडल की निचली परत में कौन सी है? क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत में। तो वायुमंडल की वह परत जहाँ मौसम परिवर्तन होता है, बारिश आता है, तूफान आता है, तो वो है क्षोभ मंडल। सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्यमंडल। उपग्रहों को वायुमंडल की किस परत में स्थापित किया जाता है? थर्मल मंडल जो होता है ना, वहाँ स्थापित किया जाता है। वायुमंडल की मोटी परत क्या है? थर्मल मंडल। रेडियो सिग्नल किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर लौटते हैं? आयनन मंडल से। तो ये थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और बच्चों से मैं आग्रह करूँगी इन प्रश्नों को वो लिख कर रखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और धीरे धीरे अपनी तैयारी जारी रखें।